अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरजादा। पिछली जो वीडियो मैंने की अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हवाले से, तो उसका इख्तिताम जो है, उसका जो एंडिंग पॉइंट था वो ये था कि अगर अमेरिका और चीन में जंग नागुज़ीर है, इफ द वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इज इनएविटेबल, तो फिर ये किस किस्म की जंग होगी और ये कहाँ लड़ी जाएगी। अब अगर आप 99% मिलिट्री एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की राइटिंग्स देखते हैं, तो वो ये कहते हैं, उनको ये लगता है कि ये जंग ताइवान स्ट्रेट में लड़ी जाएगी, आइलैंड ऑफ ताइवान के लिए लड़ी जाएगी, और चीन ताइवान पे कब्जा, चीन इतना डेस्परेट है, शी जिनपिंग का चीन इतना डेस्परेट है कि वो ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, और अमेरिका की बेतहाशा नेवल फोर्सेस और एसेट्स जो उस इलाके में है वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेंगे, और यूं एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये जंग ताइवान में लड़ी जाएगी तो फिर तो ये एक डायरेक्ट बराह रास्त अमेरिका और चीन की जंग होगी। और चूंकि हालांकि चीन ने गुज़श्ता 10 बरस में अपने आप को मिलिटरीली बहुत अपग्रेड किया है, लेकिन चीन के नेवल वेसल्स, फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स और एयरफोर्स की वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो अमेरिका की है। तो बहुत जल्दी ये जंग जो है ये एक न्यूक्लियर थिएटर में, यानी चीन अपने न्यूक्लियर मिसल्स को अनलीश कर सकता है। फिर जहन में ये भी रखें कि चीन का जितना कोस्टल एरिया है जो ताइवान की दूसरी तरफ है, पोर्ट ऑफ हेनान और जो उसका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो सारी ईस्ट कोस्ट के ऊपर ही है। अगर एक ऐसी जंग यहाँ पे होती है, इसका मतलब यह है कि दुनिया की ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका और मगरब डिपेंडेंट हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो सस्पेंड हो जाएंगी, बहुत देर के लिए वो सस्पेंड हो जाएंगी। हमने ये देखा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे पेंडेमिक, जहां कोई जंग नहीं हुई, पेंडेमिक की जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई है, हालांकि चीन से सप्लाईज रुकी नहीं है, कुछ महीनों में चीन से सप्लाईज शुरू हो गई थी, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शन की यह सूरत हाल हुई कि गुज़श्ता 6 माह से अमेरिका में इन्फ्लेशन और गरानी 5% से ज्यादा थी। अक्टूबर में गरानी जो थी वो 6.2% थी, जिसके बाद अमेरिका के सदर ने मजबूरन चीन से, हिंदुस्तान से, जापान से ये कहा कि हम भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करेंगे, आप भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करें, जिसके नतीजे में बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत में कमी आई है। तो अगर इस किस्म की जंग वहां पे होती है तो फिर खुद अमेरिका की इकोनॉमी और मगरब की, अमेरिका के जो वेस्टर्न एलाइज हैं, उनकी इकोनॉमी जो इंटरडिपेंडेंट है चीन के ऊपर, वो बहुत तेजी से, बहुत शिद्दत से मुतासिर हो सकती है। इसको ज़हन में ये भी रखें, मैंने बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं जिससे मैं इसको लेकर आता हूँ आपके सामने। ताइवान कहने में जो है आइलैंड जो है वो चीन से सिर्फ 100 मील दूर है, चीन की कोस्ट लाइन से, और उसकी आइलैंड बहुत बड़ा भी नहीं है। आइलैंड जो है वो कोई तकरीबन 245 मील लंबा है, 90 मील के करीब वो चौड़ा है। और कुछ कन्वेंशनल मिलिट्री हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि चूंकि चीन का मेनलैंड इतना करीब है कि अगर चीन एक सडनली हमला करेगा तो चंद घंटों में ही अमेरिकी उसको रोकते रोकते रह जाएं, लेकिन वो चंद घंटों में ही ताइवान पे कब्जा कर लेगा। लेकिन वो भी ये रूल आउट नहीं करते कि ऐसा करने की सूरत में अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा, या तो अमेरिका रिस्पॉन्ड ही ना करे, उसमें उस मौके पे विल ही ना हो, डिटर्मिनेशन ही ना हो। लेकिन अगर अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है तो फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसका सिनारियो जो है मैंने आपके सामने रखा है। अब ज़हन में जरा ये भी रखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अमेरिका का सिर्फ एक जो लार्जेस्ट रिटेल स्टोर है वॉलमार्ट, उसकी 30,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज इस वक्त चीन में काम कर रही हैं। वॉलमार्ट अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। वो कितना बड़ा रिटेल स्टोर है उसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अमेरिका में रहे हैं या रहते हैं, उनको अंदाजा होगा। लेकिन वॉलमार्ट की 70 से 80% जो मसनूआत अमेरिका में बिक रही हैं वो सारी की सारी चीन से बन के आ रही हैं। और वॉलमार्ट की अमेरिका की कल्चरल लाइफ में वही अहमियत है जो सैंडविच मार्केट में, ये बर्गर मार्केट में मैकडॉनल्ड्स की है। लेकिन वॉलमार्ट अकेला ही स्टोर नहीं है, अमेरिका के बेतहाशा जो रिटेल स्टोर्स हैं वो सब चीन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और ये सब स्टोर जो है वो पाकिस्तान की मईशत से शायद अपने साइज में, अपने हुजूम में बड़े होंगे। लेकिन ये सिर्फ रिटेल स्टोर ही नहीं है, अमेरिका के हाई एंड पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे टेस्ला है, जैसे अमेजॉन जो सप्लाई करता है, और इसी तरह से वॉल स्ट्रीट की जो कंपनीज हैं वो भी चाइना की इकोनॉमी पे हेवीली डिपेंडेंट है। और अमेरिका का जो क्लोज एलाय है साउथ कोरिया, उसके भी जो जायंट्स हैं जैसे सैमसंग है, वो भी डिपेंडेंट है चाइना से ही अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब चीन की मईशत पे अमेरिका का अपना बहुत ज्यादा दारोमदार और इंटरडिपेंडेंस है। तो हम जब से एलिसन ग्राहम का ये थीसिस जो है सुसाइड ट्रैप का ये सामने आया है, इंक्रीजिंगली जो मिलिट्री हिस्टोरियन और एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि जंग जो है वो नागुज़ीर है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ,
कि एक्स अमेरिकन जनरल जो हैं जेम्स स्टैवरिडस, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जो एलाइड सुप्रीम कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के नेटो में, उन्होंने एक नॉवल लिखा है जिस नॉवल का उन्वान है 2034 अ नॉवल ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जंग जो है नागुज़ीर है, ताहम उस जंग को 15 बरस आगे देखते हैं। इसी तरह से जो लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन है द नेशन, उसके जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है माइकल टी क्लेयर, जो प्रोफेसर भी हैं हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी इसी हिसाब से एक बहुत डिटेल्ड पॉलिसी पेपर लिखा है जिसमें वो 2026 में ये फ्यूचरिस्टिक वॉर जो है वो देखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एलिसन ग्राहम, जिन्होंने सबसे पहले सितंबर 2015 में अटलांटिक मंथली के अंदर अपना पीस लिखा था जिसका उन्वान था आर द यूएस एंड चाइना हेडेड फॉर वॉर, और सब्सिक्वेंटली इन्हीं के थीसिस को एक किताब की शक्ल मिली 2017 में, डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना अवॉइड द थूसीडाइड ट्रैप। उन्होंने अपने थीसिस में, अपने पेपर में, किताब में ये नहीं कहा कि अमेरिका और चीन की जंग होनी ही होनी है। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 500 बरस की जो यूरोपियन तारीख है और ईस्ट एशिया और फॉर ईस्ट की जो तारीख है जिसमें रशिया आ जाता है, जापान आ जाता है, जब भी एक एग्जिस्टिंग पावर को एक असेंडेंट पावर ने चैलेंज किया तो 16 इंस्टेंसेस में से 12 इंस्टेंसेस जो हैं उसमें शदीद घमसान की जो एक ब्लडी किस्म की जंग हुई है। लेकिन 4 इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जहां वो कहते हैं कि एक एसेंडेंट पावर को एक डिक्लाइनिंग पावर ने एक्सेप्ट किया और जंग नहीं हुई, जिसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल 20th सेंचुरी की बिगनिंग में और 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश एम्पायर है, जिसने अमेरिका के राइज को कबूल किया। लेकिन वहां फिर एक मसला ये भी है कि दोनों तरफ एक ही कल्चर था, एक ही किस्म की वैल्यूज थी, एक्सेप्टेबिलिटी और कबूलियत का एलिमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है। लेकिन एलिसन ग्राहम ने यह नहीं कहा कि जंग होगी ही होगी। एलिसन ग्राहम ने भी अपने पेपर में और अपनी किताब के आखिर में बहुत से तरीके बताए हैं एंगेजमेंट के, रिवर्स डिप्लोमेसी के, एक्टिव कॉन्टैक्ट के, ताकि इस पोटेंशियल जंग को अवॉइड किया जा सके। ताहम ग्राहम का जब से थूसीडाइड ट्रैप आया है, सामने आया, बहुत से जो और भी ऐसे लोग आए हैं सामने, ऑथर्स, जिसमें चाइनीज भी हैं, जिसमें अमेरिकन भी हैं, जो ये कहते हैं कि ये जंग इनएविटेबल नहीं है। उनमें से एक बहुत नोटेड एग्जांपल है, तो बहुत से, लेकिन एक बहुत नोटेड एग्जांपल जनरल चार्ल्स क्रूलैक की है, जो अमेरिकन के 4 स्टार जनरल हैं, जिनका आर्टिकल है यूएस एंड चाइना नॉट डेस्टिन्ड फॉर वॉर। बहुत ही क्लासिक आर्टिकल है, स्ट्रैटेजिस्ट में ये पब्लिश हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक डायरेक्ट बराह रास्त जंग मुमकिन नहीं है, फॉर द सेम रीजंस जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है। सेकेंडली वही फियर फैक्टर, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड का जो फियर फैक्टर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान था, कि अगर यूएसएसआर ठीक है, उतना मिलिटरीली एडवांस नहीं था जितना अमेरिका था, लेकिन अमेरिका का भी नुकसान बहुत ज्यादा होना था एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में। तो उसी वजह से कि चीन के पास अब इतने हाई टेक वेपन्स और इस किस्म की मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि अमेरिका चीन के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। ये कहना है जनरल चार्ल्स क्रूलैक का। तो हम एक बड़ी खतरनाक सिनेरियो बिल्डअप करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बराह रास्त डायरेक्ट जंग नहीं हो सकती तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई होगी चीन और अमेरिका के दरमियान, और इसमें एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के जो 4 जोन्स वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें वो कहते हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान, वेनेजुएला एंड पाकिस्तान। अब इसमें गौर कीजिए, वेनेजुएला के डायनामिक्स से मैं इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन नॉर्थ कोरिया को हम फौरी तौर पे रूल आउट कर सकते हैं। अगर आप मैप पे दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको एहसास होगा कि कोरियन पेनिनसुला जो है इट जेट्स इनटू द पैसिफिक ओशन, लेकिन नॉर्थ कोरिया और कोरियन पेनिनसुला चीन की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है। यानी नॉर्थ कोरिया चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और गुज़श्ता 1000 बरस में 13वीं सदी से अब तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जब भी किसी ने कोरिया में दाखिल होने की कोशिश की, चीन ने इनएविटेबली ये लड़ाई उसके साथ लड़ी है। जापान के साथ बार बार जो लड़ाई हुई है वो कोरियन पेनिनसुला के ऊपर हुई है। जब भी कोई ताले आजमा या फौज कोरियन पेनिनसुला में दाखिल होती है, चीन और उसकी लड़ाई हो जाती है। जो 1950s की कोरियन वॉर है उसका भी यही बैकग्राउंड है, और वहां पर इतनी मिलिटराइजेशन है, इतना आई बॉल टू आई बॉल वहां पर टेंशन है कि वहां पर एक सक्सेसफुल जंग लड़ना मुमकिन नहीं है। हाँ, ईरान जिसके पीछे इसराइल पड़ा हुआ है, ईरान सैंक्शन ज़्यादा है, चीन के साथ उसके ताल्लुकात बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज उसके लिए क्रिएट किया है। इसराइल ईरान को ह्यूमिलिएट करके चीन को ह्यूमिलिएट कर सकता है। लेकिन हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपर्ट से जो मेरी बात होती है, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये डिजायर तो बहुत पाई जाती है कि एक लिमिटेड वॉर में 15 दिन 20 दिन की जंग में पाकिस्तान की मिलिट्री और स्टेट को ह्यूमिलिएट किया जाए। तो हम वो ये समझते हैं
नॉट विद स्टैंडिंग द रेटरिक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, जिसमें आरएसएस की हुकूमत में गुज़िश्ता 4 बरस में 5 बरस में बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी मेजर मिलिट्री इंकर्जन करना जो है वो बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टेरेन। ताहम एक एक्स फॉरेन सेक्रेटरी और बहुत से पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि आरएसएस की 100वीं एनिवर्सरी, यानी आरएसएस की फॉर्मेशन हुई थी 25 सितंबर 1925 को नागपुर में, और एक डॉक्टर कशफ बालीराम हेजवार जो हैं वो इसके फाउंडर थे। और इस वक्त आरएसएस जो है वो हिंदुस्तान की सबसे प्रिडोमिनेंट नजरियाती जमात है, आइडियोलॉजी है। बीजेपी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस खड़ी है। आरएसएस को अपनी 100th फाउंडिंग एनिवर्सरी के ऊपर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के अवाम को देना होगा, वो कोई सरप्राइज थ्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ऐसे पाकिस्तानी सफारतकार का कहना है जिन्होंने हिंदुस्तान समेत दुनिया की अहम तरीन इंपॉर्टेंट जगहों पे वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, और उनको ये बहुत खौफ है कि 2025 के अंदर एक बहुत बड़ी यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक बड़ी जंग जो है वो मुमकिन है। ताहम जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो फिर एक और चीज़ हमारे सामने आती है, और वो चीज़ हमारे सामने ये आती है, और ये भी एक उसमें एलिमेंट है कि पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करना, अगर पाकिस्तान चाइनीज़ अलाय है तो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक विन विन अलायंस, एक टैक्टिक हो सकता है, ख़ास करके अगर पाकिस्तान की वही सूरत हाल टेंशन और तनाव की अमेरिका के साथ बरकरार रहती है जो इस वक्त है, अभी उसमें कोई कमी की हमें ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो जब हम इस सूरत को देखते हैं, हमें यह भी अंदाज़ा है कि चूंकि हिंदुस्तान को कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी है, अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मसल, अपना न्यूक्लियर फैंग जो है वो सामने लाना पड़ेगा, अनलीश करना पड़ेगा, और एक बड़े खतरे की तरफ ये रीजन जो है बढ़ सकता है। ताहम यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने है। मई 2020 में लद्दाख में जो चाइना और हिंदुस्तान की कॉन्फ्रंटेशन हुई वो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान की तमाम स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो गई। इस वक्त भी हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उसका 65% 65% बजट जो है वो इंडिया की लैंड फोर्सेस लेती हैं, लेकिन अब इंडिया की लैंड फोर्सेस की बजट एलोकेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अपनी मैरीटाइम नेवल फोर्सेस को जो क्वाड के लिए उसको चाहिए थी उसमें अब उस तरह से इजाफा नहीं कर पाएगा, और इसमें बेतहाशा इंडियन राइटिंग है, किसी और की राइटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। सुशांत सरीन की राइटिंग देख लें, और ये छप रही है अमेरिका के जरीदों में, जिसमें यही वो एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही शदीद किस्म का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस और एक स्ट्रेटेजिक डबल वॉर सिनारियो जो है वो खड़ा हो गया है चीन की मिलिट्री इंकर्जन और चीन की मिलिट्री प्रेजेंस में लद्दाख की वजह से। और ये एक सिल्वर लाइनिंग है पाकिस्तान के लिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि चीन ने हिंदुस्तान के साथ जो फड्डा लिया वो पाकिस्तान के लिए लिया, लेकिन इसका जो अब इनडायरेक्ट सिचुएशन है वो ये है कि हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत कामयाब किस्म की मिलिट्री एडवेंचरिज्म करना जो है इस इलाके के अंदर उसकी वो एक खासा मुश्किल काम होगा, खासी ये एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन होगी हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की जो ऑप्शंस हैं इस टू फ्रंट सिचुएशन में वो खासी रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं। कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान बराह रास्त डायरेक्ट वॉर और कॉन्फ्रंटेशन नहीं होने लगी है, बावजूद तमाम तर स्पेकुलेशन के, फॉर द रीजंस जो मैंने एक्सप्लेन किए। ताहम अमेरिका और चीन के दरमियान जो कोल्ड वॉर है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐन मुमकिन है, होते हैं या नहीं होते हम यकीनी तौर पे कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है अगर ये टेंशन्स बरकरार रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की ऑप्शंस क्या हैं। पाकिस्तान की ऑप्शन ये नहीं है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ के अमेरिका की तरफ चला जाए, बिकॉज वो मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि उसको इंतहाई रोबस्ट डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को एंगेज रखना है, ताकि उसकी जो टेंशन्स हैं, उसकी जो आइसोलेशन है इंटरनेशनल अरीना में वो कम से कम हो। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में फॉरेन मिनिस्टर के नीचे एडिशनल मिनिस्टर्स होने चाहिए, स्टेट मिनिस्टर्स फॉर द रीजन। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर के नीचे एक डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए या असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए सिर्फ अमेरिकाज के लिए, एक फॉरेन मिनिस्टर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए यूरोप के लिए, एक असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए चाइना और फॉर ईस्ट के लिए, एक स्पेशल पोजीशन होनी चाहिए रशिया को और या मिडिल ईस्ट को एंगेज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो एंगेजमेंट एबिलिटी है, इसी तरह जो मिलिट्री की एंगेजमेंट एबिलिटी है, जिसे मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के
मिलिट्री अटैचेज और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लोग लैंग्वेजेस बोलें इन मुल्कों की, उसको अपनी डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट के प्रोसेस को बढ़ाएं। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपने कॉम्पैक्ट डिफेंस को देखना होगा। डिफेंस की जो प्रेपरेशन होती है वो जंग को, जो इन्वेस्टमेंट हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में करते हैं, वो जंगों को रोकने में सबसे ज़्यादा बेहतर उसका डिटरेंट इफेक्ट होता है। मिलिट्री स्पेंडिंग इसलिए नहीं होती कि आपने जंग की करनी होती है, मिलिट्री स्पेंडिंग का बहुत बड़ा जो रीज़न होता है कि आपको एक डिटरेंस वैल्यू जो है वो क्रिएट करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी शदीद स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त दबाव में है, तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी कॉज है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, इकोनॉमी को ठीक करना है। और इकोनॉमी को अगर हम ठीक करने की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेवल पे पाकिस्तान के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवानों के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो एक मॉडर्न रोबस्ट इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी है। इन तमाम इश्यूज़ पे, इकोनॉमी एंड स्किल डेवलपमेंट पे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।